पाठ 21 क्रिया। भैया, बीज बो रहे हैं, लेकिन वर्षा होने के आसार तो नजर नहीं आ रहे। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन 1 महीने में नहर बन जाएगी, तब आराम से सिंचाई कर सकेंगे। किसान अन्नदाता है, परंतु उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने काम करने पड़ते हैं। हाँ, काम से याद आया, बीज बोना, वर्षा होना, कहना, बनना, सिंचाई करना भी तो काम है। ये शब्द भी काम के यानी क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। ये क्रिया शब्द हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रियापद आवश्यक रूप से रहता है, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य को करने का या किसी प्रक्रिया में अथवा स्थिति में होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया दो बातों को बताती है। क्रिया का होना, क्रिया वस्तु के होने या न होने अर्थात अस्तित्व को बताती है। ऐसी सभी क्रियाओं को अस्तित्ववाची क्रियाएं भी कहते हैं। जैसे नगमा होशियार है, अनुराधा गायिका नहीं है। क्रिया का करना, क्रिया किसी कार्य को करने या न करने का ज्ञान भी कराती है। ऐसी सभी क्रियाओं को कार्यवाची क्रियाएं भी कहते हैं। जैसे किशोर पढ़ता है, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई। धातु, क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से होता है वह धातु कहलाता है। जैसे लिखा, लिखता हूं, लिखूंगा, लिखो, लिखा तथा लिखिए, लिखना चाहिए आदि क्रियापदों में लिख अंश समान रूप से उपस्थित है, अतः लिख धातु है। इसी प्रकार चल, पढ़, दौड़, आ, ले, जा आदि भी धातुएं हैं। धातु ही क्रिया का मूल रूप होता है। मिश्र धातु, कुछ संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना, देना आदि के संयोग से जो धातुएं बनती हैं, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे काम करना, काम होना, दर्शन करना, दर्शन होना, कष्ट देना, याद आना, पसंद आना, मार खाना आदि। धातु से क्रिया बनाना, धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे चलना, पढ़ना, दौड़ना, आना, लेना, जाना आदि। धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ आज्ञार्थक रूप में किया जाता है। जैसे तू पढ़, तू जा, तू आ। क्रिया के भेद, धातुओं के वर्गीकरण के दो आधार हैं। कर्म का आधार, प्रयोग अथवा संरचना का आधार। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर मुख्य रूप से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, कौवा पेड़ से उड़ गया, जोकर के करतब देखकर बच्चे हंसने लगे। इन वाक्यों में उड़ना, हंसना क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है और ना ही इन्हें कर्म की अपेक्षा है। अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म के या कर्म से रहित। बिना कर्म वाली ऐसी ही क्रियाएं अकर्मक होती हैं। इनका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया के प्रभाव का फल यानी प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में कर्म और अकर्मक क्रिया की पहचान, वाक्य की क्रिया शब्दों के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म होता है, और अगर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है उस वाक्य में कर्म नहीं होता है तथा वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कौवा पेड़ से क्या उड़ गया, बच्चे क्या हंसने लगे। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए उड़ गया, हंसने लगे, रो रहा है अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया के भेद, अकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, ये क्रियाएं भी अवस्था बोधक यानी स्थित्यर्थक और गतिबोधक यानी गत्यर्थक दो प्रकार की होती हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, रोने की अवस्था, फूल खिल गया है, खिलने की अवस्था। इन वाक्यों की क्रियाओं से कर्ता की स्थिति या अवस्था का पता चल रहा है, अतः ये अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। गणेश लखनऊ जा रहा है, बतखें पानी में तैर रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में क्रियाओं से कर्ता के गतिशील होने का पता चल रहा है, अतः ये गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। पूर्ण अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण,
आना, जाना, दौड़ना, भागना, घूमना, उठना, गिरना, तैरना आदि गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ स्थानवाची क्रिया विशेषण या अधिकरण कारक स्थानवाची शब्द प्रयुक्त होते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं को पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले पूरक शब्दों की जरूरत होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण लगना, रहना, निकलना, ठहरना, बनना आदि अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे रवि बहुत चालाक है, शुभम बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, उसका साथी तो बेईमान निकला। इन वाक्यों में चालाक, डॉक्टर, बेईमान शब्द पूरक हैं। इन्हें हटा देने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सकर्मक क्रिया, नरगिस गीत गाती है, मां अखबार पढ़ रही हैं। इन वाक्यों में गीत और अखबार कर्म है, क्योंकि क्रियाओं के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में यही प्राप्त होते हैं। जैसे नरगिस क्या गाती है, उत्तर गीत। मां क्या पढ़ती है, उत्तर अखबार। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित, अतः हम कह सकते हैं जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है और क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, धोना, सुखाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं के भेद, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो एक कर्म रखती हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे हाथी गन्ना खाता है, एक कर्म गन्ना। चालक बस चलाता है, एक कर्म बस। इन वाक्यों में प्रत्येक वाक्य में क्रमशः गन्ना और बस एक कर्म ही है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो दो कर्म रखती हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे दादाजी ने बच्चों को कहानी सुनाई, दो कर्म बच्चों, कहानी। भैया ने पिताजी को पत्र लिखा, दो कर्म पिताजी, पत्र। इन वाक्यों की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर कहानी और पत्र कर्म उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, और किसे लगाकर प्रश्न करने पर क्रमशः बच्चों और पिताजी कर्म मिल रहे हैं, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। ध्यान दीजिए, द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म निर्जीव और एक सजीव होता है। सजीव कर्म गौण तथा निर्जीव कर्म मुख्य कर्म होता है। सजीव कर्म के साथ को परसर्ग लगा होता है। मुख्य कर्म क्रिया के पास होता है। इन वाक्यों में बच्चों और पिताजी सजीव कर्म हैं, इसलिए गौण कर्म है। कहानी और पत्र निर्जीव कर्म है, इसलिए मुख्य कर्म है। ये दोनों ही क्रिया सुनाई और लिखा के समीप हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनमें कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा ज्ञान नहीं होता और उसे पूरा करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले एक अन्य शब्द की जरूरत होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा विभा को बेवकूफ समझती है, हमने सुरेखा को अपना मॉनिटर चुन लिया। इन वाक्यों में बेवकूफ और मॉनिटर शब्द पूरक हैं। इनका संबंध कर्म यानी विभा और सुरेखा से है। वाक्य से इन पूरक शब्दों को हटा देने से वाक्य अपूर्ण रहता है। क्रिया के पूरक, अपूर्ण क्रियाओं को पूरा करने के लिए जिन शब्दों की जरूरत होती है, उन्हें क्रिया के पूरक कहते हैं। इन वाक्यों में बेवकूफ और मॉनिटर क्रिया के पूरक हैं। अकर्मक सकर्मक क्रियाओं का एक दूसरे के रूप में प्रयोग, कभी कभी अकर्मक क्रियाओं का सकर्मक क्रिया में तथा सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे करण पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक। करण इसी स्कूल में पढ़ता है, अकर्मक। बच्चे गेंद खेल रहे हैं, सकर्मक। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, अकर्मक। सजातीय कर्म लगने पर कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे मणि तेज चलता है, अकर्मक। मणि मस्तानी चाल चलता है, सकर्मक। वे उड़ रहे हैं, अकर्मक। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, सकर्मक।
प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित मुख्य 3 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया: पत्ता पेड़ से गिरा, चिड़िया उड़ी। वाक्यों में गिरा और उड़ी क्रिया एक एक शब्दों से बनी है। ऐसी क्रियाएं ही सामान्य क्रिया कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं जो क्रिया एक ही शब्द से बनी होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया: तूफान बढ़ता चला जा रहा है, इसे अब भीतर आने दिया जा सकता है। वाक्यों में बढ़ना और आना मुख्य क्रिया हैं और आना, रहना, देना, जाना, सकना संयोजी क्रियाएं हैं जो क्रिया के पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि की सूचना देती हैं। होना क्रिया के रूप हूं और है आदि सहायक क्रियाएं भी इनके साथ जुड़ी हैं। ये सभी संयुक्त क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन क्रियाओं में एक से अधिक क्रियाएं संयुक्त यानी मिली रहती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया 2 प्रकार की होती है: रंजक क्रिया, समस्त क्रिया। रंजक क्रिया: वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त लगने वाली वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती है अर्थात विशिष्ट छवि देती है, रंजक क्रिया कहलाती है। यह क्रिया अपने अर्थ को छोड़ देती है तथा पहली क्रिया के अर्थ में तरह तरह के रंग भरने का काम करती है और क्रिया की आकस्मिकता, शीघ्रता, क्रिया पूर्णता का भाव प्रकट करती है। जैसे बोलते बोलते वह उसे मार बैठा, वह तुरंत उठकर चल दिया। यहाँ पहले वाक्य में मार बैठा का अर्थ यह नहीं कि उसने उसे पहले मारा और फिर बैठ गया। मार बैठा का अर्थ है मारा। मार बैठा क्रिया के रूप से क्रिया की आकस्मिकता का पता चल रहा है कि उसने बात करते करते अचानक मारा। आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना और डालना आदि रंजक क्रियाएं हैं। रंजक क्रियाओं के कुछ उदाहरण: रंजक क्रिया, वाक्य प्रयोग। पढ़ना, उपेक्षा बोधक, विवेक 2 दिन पहले ही आ पड़ा। सकना, शक्ति बोधक, वह पेड़ पर चढ़ सकता है। चुकना, समाप्ति बोधक, वह पढ़ चुका है। डालना, समाप्ति बोधक, लोगों ने चोर को मार डाला। लेना, पूर्णता बोधक, तुमने खाना खा लिया। देना, अनुमति बोधक, पुलिस ने उन्हें जाने दिया। आना, आगमन बोधक, वह पत्र ले आया। जाना, अनुमति बोधक, उमा पुस्तक ले जाए। उठना, आकस्मिकता बोधक, सांप को देखकर बालक चिल्ला उठा। रहना, निरंतरता बोधक, सपना गाती रहती है। समस्त क्रिया: 2 धातुओं के योग से बनी वे क्रियाएं जिनमें दोनों क्रियाओं का अर्थ बना रहता है समस्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माताजी से चला फिरा नहीं जाता, वह लिख पढ़ सकता है। प्रेरणार्थक क्रिया: अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। निकिता लड़कियों को जूडो सिखाती है। वाक्यों में अध्यापिका और निकिता क्रमशः छात्रों और लड़कियों को नहाने, पढ़ने, सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के 2 कर्ता। प्रेरणार्थक क्रियाओं के निम्नलिखित 2 कर्ता होते हैं: प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, जैसे आया, अध्यापिका, निकिता आदि। प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला, जैसे बच्चा, छात्र, लड़कियां आदि। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया: जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता हो तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने बेटे को दवा दिलाई। मिंटू बिल्ली को दूध पिलाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया: जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है। इन वाक्यों में माँ और डॉक्टर स्वयं कार्य न करके नौकरानी और नर्स को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
अतः ये दोनों द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हैं। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं इस प्रकार हैं। क्रिया का सामान्य रूप प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। सोना, सुलाना, सुलवाना। जलना, जलाना, जलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। पूर्वकालिक क्रिया। गिरीश खाना खाकर सो गया। स्कूल का काम खत्म करके वह टीवी देखने लगी। सांप को देखकर बच्चे डर गए। ऊपर के वाक्यों में खाकर और खत्म करके देखकर क्रियाएं क्रमशः वाक्यों में मुख्य क्रियाओं सो गया, देखने लगी, डर गए से पहले ही संपन्न हो गई हैं। मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली ऐसी ही क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी रचना धातु में कर या करके लगाकर होती है। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो धातुएं प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। संज्ञा से लालच, ललचाना, लाज, लजाना, शर्म, शर्माना, टक्कर, टकराना, फिल्म, फिल्माना, हाथ, हथियाना, लात, लतियाना, महक, महकाना। इन धातुओं से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। विशेषण से चिकना, चिकनाना, गरम, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, साठ, सठियाना, दोहरा, दोहराना। सर्वनाम से अपना, अपनाना। अनुकरणात्मक शब्दों से खटखट, खटखटाना, चमचम, चमचमाना, गुनगुन, गुनगुनाना, बड़बड़, बड़बड़ाना। कृदंत क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़कर नई क्रियाएं बना ली जाती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रियाओं के भेद। कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: भूतकालिक, वर्तमानकालिक और पूर्वकालिक। 3 क्रियाओं के कुछ उदाहरण। भूतकालिक कृदंत क्रिया। लिख, जमा, आ बराबर लिखा। बोल, जमा, आ बराबर बोला। सुन, जमा, आ बराबर सुना। पढ़, जमा, आ बराबर पढ़ा आदि। वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया। सक, जमा, ता बराबर सकता। बुन, जमा, ता बराबर बुनता। दौड़, जमा, ता बराबर दौड़ता। खा, जमा, ता बराबर खाता आदि। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। सो, जमा, कर बराबर सोकर। नहा, जमा, कर बराबर नहाकर। उठ, जमा, कर बराबर उठकर। सुन, जमा, कर बराबर सुनकर आदि। याद रखें, किसी कार्य, घटना, अवस्था, स्थिति या अस्तित्व का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मूल क्रियाएं अकर्मक या सकर्मक होती हैं। सकर्मक क्रियाएं भी एक कर्मक और द्विकर्मक होती हैं। मुख्य क्रिया को विशेषता प्रदान करने वाली क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। 2 धातुओं के योग से बनी और दोनों अर्थ देने वाली क्रियाएं समस्त क्रिया कहलाती हैं। काल, वृत्ति, पक्ष की सूचना देने वाली क्रियाएं संयोजी क्रिया होती हैं। मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनाई जाने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली नई क्रियाएं कृदंत क्रिया कहलाती हैं।